आज फिर लेकर आया हूँ सीडीपी क्लास संख्या 6। अब तक 5 क्लास करा चुका हूँ। आज क्लास नंबर 6 लेकर आया हूँ सीडीपी का, बाल विकास का, जिसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे समाजीकरण। और महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं एक, जिसमें टॉपिक है पहला समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है वो देखेंगे। परिभाषा पहले देख लेते हैं, क्या कर रहा है परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता समक्ष समकक्षीय व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया, मतलब आपस में अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार, मूल्य सीखता है। सामाजिक से क्या सीखता है? कौशल सीखता है, यानी भाषा सीखता है, विचार सीखता है, मूल्य सीखता है, मूल्य सीखती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। यही परिभाषा आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है। यह व्यक्तित्व और विकास प्रक्रिया है। यह व्यक्ति विकास प्रक्रिया है। यह नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। यह जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया। बहुआयाम मतलब अनेक दिशा में। तो समाजीकरण से ये पॉइंट रिलेटेड था। अब देखते हैं समाज। देखते हैं समाज क्या है। समाज देखिए, समाज दो तरह से कर सकते हैं, एक औपचारिक रूप से, एक अनौपचारिक रूप से। तो औपचारिक रूप से ट्रिक मैंने एक छोटा सा दिया है। यह समय के अनुसार चलता है। देखिए, यह ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह समय के अनुसार चलता है। जैसे स्कूल में समय के अनुसार चलता है। जैसे ट्रेन समय के अनुसार चलता है। जैसे कोई संस्था है, ट्यूशन है, प्लेटफॉर्म है, समय के अनुसार क्लास चलता है। उसी को हम क्या कहेंगे? औपचारिक। औपचारिक में क्या होगा? अधिगम करके सीखता है। इसमें स्कूल द्वारा सीखा जाता है, मतलब स्कूल द्वारा जाता है तो इसमें सीखा जाता है, यानी समय के अनुसार। अनौपचारिक क्या है? यह समय के अनुसार नहीं चलता है, कभी भी आप सीख सकते हैं। जैसे परिवार में जब बच्चा सीखेगा मातृभाषा या कोई भी चीज़, तो परिवार तो समय के अनुसार नहीं सिखाता है, कभी भी सिखा देता है। तो इस अनौपचारिक, इसमें मातृभाषा सीखा जाता है। मातृभाषा किसमें सीखा जाता है? अनौपचारिक में। इसमें परिवार द्वारा सीखा जाता है। और एक पॉइंट है महत्वपूर्ण, बच्चे समाज में अपनी भूमिका समाजीकरण और उत्सकरण प्रक्रिया द्वारा सीखता है। क्या कह रहा है? बच्चे समाज में अपनी भूमिका समाजीकरण व उत्सकरण प्रक्रिया द्वारा सीखता है। यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, और देखते हैं समाजीकरण की क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। फ्रेंड्स देखते हैं समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन कौन सी है। प्राथमिक संस्था जैसे परिवार, दोस्त। परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है। एग्जाम में पूछा गया है पहली इकाई समाजीकरण की कौन है? तो परिवार। परिवार दो तरीके होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में सिर्फ माँ बाप और उनका बच्चा आता है, और संयुक्त परिवार में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि सभी परिवार मिलकर उसे ही संयुक्त परिवार करता है। एक या दो से अधिक संख्या में रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसके माँ बाप और उसका बेटा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एकल परिवार। अब कहता है समाजीकरण की प्राथमिक इकाई हो गया परिवार और दोस्त, एग्जाम में पूछा गया है। समाजीकरण की द्वितीय संस्था क्या है? स्कूल, मीडिया, किताबें और पत्रिका, धार्मिक संस्थाएं और इत्यादि, यह सब क्या है? समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। परिवार का विस्तार जिसमें बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवार का जब विस्तार या परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और महत्वपूर्ण देखते हैं और पॉइंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अब आया है जेंडर। जेंडर क्या है? यानी जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, लिंग के भी इंग्लिश नेम जेंडर है और जेंडर का इंग्लिश नेम भी जेंडर है। तो लिंग, सेक्स यानी जैविक यानी बायोलॉजिकल संरचना है। लिंग क्या है? यानी सेक्स क्या है? आपको एग्जाम में पूछेगा जेंडर क्या है या लिंग क्या है, तो जैविक संरचना है, या लिंग क्या है तो जैविक संरचना है।
लिंग भेदभाव का स्रोत, यानी लिंग भेदभाव यानी भेदभाव कैसे करते हैं, जैसे महिला पुरुष में भेदभाव होता है, उसका स्रोत क्या है, किस अनुसार भेदभाव किया जाता है। देखिए पोषण, स्वस्थ और फुर्सत, यानी देखिए जितना पोषण करेगा बच्चा को उस हिसाब से मतलब भेदभाव किया जाता है। गाँव घर में देखते हैं, देहात में स्वस्थ हिसाब से किया जाता है और फुर्सत हिसाब से किया जाता है। जैसे स्वस्थ हिसाब से, जैसे किसी बच्चा का तबीयत खराब हो गया, अगर गोटी नहीं खा रहा है, जैसे लड़का रहेगा और उसका छोटी बहन बड़े बहन लड़की रहेगी, तो उसको कहेगा ना देखिए इसको नहीं देंगे, ले आप ही खा लो आप ही खा लो, तो स्वस्थ हिसाब से भी ठीक किया जाता है, पोषण हिसाब से भी भेदभाव स्रोत किया जाता है। उसके बाद है शिक्षा, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम और शिक्षक, ये भेदभाव का स्रोत है। परिवार और माता पिता, ये भी क्या है, भेदभाव का स्रोत है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, आपको माइंड में बढ़िया से इसको याद रखना है, इससे आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब देखते हैं जेंडर पक्षपात क्या है। जेंडर पक्षपात क्या है, एक जेंडर के मुकाबले दूसरे की वरीयता दी जाना। देखिए एक जेंडर के मुकाबले दूसरे की वरीयता मतलब जेंडर पक्षपात कहते हैं। जैसे देखिए एक बात, एक लड़का के अपेक्षा एक लड़की को मान्यता देंगे, चलिए तुम्हारे ये काम बस की काम नहीं है, मैं इस लड़का से करवाऊंगा, लड़की बख्श की ये काम नहीं है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जेंडर पक्षपात। मतलब कहा एक जेंडर के मुकाबले दूसरे को वरीयता देना, मतलब किसी लड़का को नहीं देंगे उसके अनुसार दूसरे को वरीयता दे देंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, जेंडर पक्षपात। जेंडर समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है, भेदभाव की अनुपस्थित रहना, यानी भेदभाव इसमें नहीं करना, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर समानता। भेदभाव की अनुपस्थिति यानी सबको इक्वल यानी सबको बराबर देना, इसी को हम क्या कहेंगे, जेंडर समानता यानी इक्वलिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15A में लिंग की चर्चा किया गया, या तो 15A रहेगा या तो 15K रहेगा या 15 आपको 1 रहेगा, तो अनुच्छेद 15 को ए में लिंग की चर्चा किया गया है। चलिए और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं किस तरह एग्जाम में आता है। लैंगिक समता या हिस्सेदारी, इसी के दूसरा नाम क्या है, हिस्सेदारी। इक्वलिटी वो तो था इक्वलिटी, ये है इक्विटी। ऐतिहासिक और सामाजिक हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में न्याय की चर्चा किया गया है, किसमें, लैंगिक समानता में, हिस्सेदारी में। ऐतिहासिक, और यही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहा गया है ऐतिहासिक और सामाजिक हानियों के लिए क्षतिपूर्तियों के रूप में न्याय की चर्चा किया गया है, किसमें, लैंगिक समता में, लैंगिक समता में। देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन सी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कहता है जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, जो चीज तथ्य पहले से चलती आ रही है, यानी जो चीज पूर्व से ही चलती आ रही है उसी को मानना जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे देखिए महिला घर के काम करती है और पुरुष बाहर के काम, तो इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता ना होगा। जैसे स्कूले में चल जाइए, लड़की लड़का के अपेक्षा, चलिए लड़की का काम ये नहीं है, लड़की झाड़ू लगाएगा और लड़का के ये काम नहीं है। जैसे स्कूले में देखते होंगे पहले ज़माने में हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, तो मिट्टी का घर रहता था, तो उसमें क्या करते थे, गोबर से निपते थे, उसको साफ करते थे। कौन निपते थे, लड़की निपते थे, और पानी कौन लाता था, लड़का। तो यही है जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जो काम महिला करेगा वो काम पुरुष नहीं कर सकता है। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उन रूढ़िवादी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे उदाहरण करना चाहिए प्रस्तुत जो रूढ़िवादिता को लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, जेंडर बेस। इसमें मेल और फीमेल के अंतर किया जाता है, यानी मेल और फीमेल के अंतर किया, जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज और गर्ल्स में से गर्ल्स को प्राथमिकता देना। जैसे स्कूल कंपटीशन में होगा, मान लीजिए झंडा तोलन हो रहा है, और झंडा तोलन में राष्ट्रगान, जैसे कोई व्यक्ति या कोई लड़की को गाने के लिए, कोई बच्चे या छात्र को गाने के लिए कह दे, तो उसमें क्या करेगा, राष्ट्रगान में। चलिए लड़का नहीं गा सकता है, लड़की को दीजिए प्राथमिकता, लड़का नहीं गा सकता है, तो इसी को क्या कहेंगे, स्कूल कंपटीशन में। या संस्कृति प्रोग्राम होगा, उसमें नहीं, लड़का नहीं कर सकता है, लड़की को दे दीजिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लैंगिक पूर्वाग्रह। चलिए फ्रेंड्स, लैंगिक पूर्वाग्रह खत्म हुआ, लैंगिक पूर्वाग्रह खत्म हुआ। और नेक्स्ट
वीडियो में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और तब एग्ज़ाम में आपको इतना अच्छा से मदद मिल जाएगा, जो आपको कंसेप्ट इतना अच्छा दिया गया, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इससे आएगा, अगर इससे पूछेगा तो नहीं छूटना चाहिए और नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, तब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पर नोटिफिकेशन जाएगा, मैसेज जाएगा और उससे आप वीडियो देख पाएंगे। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।